नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल एमित सुमित में आज पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। मतलब आज हम क्रिकेट खेलने वाले हैं। ओए, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना भाई। क्रिकेट क्या खेलेंगे, हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ओके, ये बॉल दिखा करके मैं आपको ये बताना चाहता था कि आज से हमारे जो अध्याय नंबर 1 है ठोस अवस्था, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हम बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से वॉच कीजिए। मैं ये कहूंगा कि वीडियो को ध्यान से पहले सुने, देखे, समझे, उसके बाद पुनः देख करके नोट्स बनाएं। ओके, ताकि आप भी बेहतर कर सको। ऐसे में क्या होगा, अगर आप वीडियो को क्या करोगे, रोकोगे बार बार, तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए काम कीजिए, पहले वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, उसके बाद सेकेंड टाइम पुनः देखिए और उस टाइम ना वीडियो को रोक करके नोट्स बनाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, मेरे हाथों में क्या है, बॉल। बट फिलहाल हम इसको बॉल नहीं बोलेंगे सर, ये एक क्या है, सॉलिड है, ये एक ठोस है और इसी ठोस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था पाठ्यक्रम के बारे में कि पाठ जो है चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 ठोस अवस्था, उसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा करना है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप वॉच कर लेना। ओके, हाँ, तो हम जो पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट, इसके अंतर्गत आज कौन कौन से बिंदु है उन पे चर्चा करेंगे, वो पहले बता देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ठोस के बारे में जानेंगे कि ठोस क्या होता है। उसके बाद ठोसों के लक्षण, हम ठोसों को कैसे पहचानेंगे। उसके बाद ठोसों के प्रकार और चौथा उनके प्रकारों में अंतर। तो ये 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, किन किन 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे ठोस, उसके बाद उसके लक्षण, उसके बाद उसके प्रकार और उसके बाद अंतर। किनमें अंतर, ठोसों के जो प्रकार है उनमें अंतर आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और हम लोग सबसे पहले जानेंगे ठोस के बारे में। ठीक है, तो ठोसों की परिभाषा, ठोस की परिभाषा जानने के पहले कुछ चीजों पे चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसको हम ठोस क्यों बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे हाथ में जो बॉल है, इसको गौर से देखो, ये एक प्रकार का क्या है, ठोस है, सॉलिड है। हमारे हाथ में चॉक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, सॉलिड है। और ये मेरे जेब में जो पेन था, ये भी एक प्रकार का क्या है, सॉलिड है, ठोस है। तो भाई अगर हम इनको सॉलिड कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, और वही कारण जो है उस सॉलिड की क्या चीज, परिभाषा को शो करेगा, उसकी परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, और उन परिभाषाओं को बताने के लिए हमें कुछ कुछ शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब आपको शब्द ध्यान रहेगा तो आप परिभाषा भी बहुत आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों कि ठोस क्या होता है, ध्यान से समझिए। हमने यहाँ पे लिखा है वे पदार्थ जिनका आकार, द्रव्यमान, आयतन। ठीक है, ये 3 चीज आपको ध्यान रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई पदार्थ है और उसका आकार, उसका द्रव्यमान और उसका आयतन अगर ये क्या है, निश्चित होता है, तथा जिनके परमाणुओं, अणुओं या आयनों की नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, क्या कहलाता है, ठोस कहलाते हैं। एक बार मैं पुनः बता देना चाहता हूँ, आकार मतलब वो कितना बड़ा या छोटा है, वो फिक्स रहता है किसी भी, जैसे बॉल का आकार फिक्स है ना। इसका द्रव्यमान, इसका भाई ये कितना वजन का, ये भी फिक्स है। और आयतन, ये कितना जगह घेरेगा, ये भी फिक्स है ना। तो अगर आपके पास कोई पदार्थ है बच्चों और उनका आकार, द्रव्यमान और आयतन क्या है, निश्चित है ना, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठोस बोल सकते हैं। ओके, तथा जिनके
परमाणुओं, अणुओं या आयनों की नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? ठोस। तो इसको भी समझ लीजिए भाई, कोई भी पदार्थ आपने कक्षा 11वीं में या कक्षा 9वीं से पढ़ते आते हैं कि कोई भी पदार्थ या तो परमाणुओं से मिलकर बना होता है बच्चों, या तो अणुओं से या तो आयनों से। तो भाई जिनका आकार, द्रव्यमान, आयतन निश्चित होता है वो तो ठोस कहलाता ही है। साथ ही एक चीज में और शामिल कर लिए है, उनके परमाणुओं, अणुओं या आयनों, है ना, या परमाणुओं से बना है तो परमाणु, अणुओं से बना है तो अणु, या आयनों से बना है तो आयन्स। ठीक है, उनकी नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब उनके जो पार्टिकल्स है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम NaCl को समझ सकते हैं, ध्यान से देखना, जो NaCl होता है ना बच्चों, उसमें एकदम सीक्वेंस में Na+ होता है, फिर Cl-, फिर Na+, फिर यहाँ पे ऐसे Cl-, फिर Na+, फिर Cl-। आप समझ गए होंगे। देख लीजिए इनके जो आयंस है वो बिल्कुल नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में है। किसका? NaCl, जो नमक है उसका। इस प्रकार NaCl एक प्रकार का क्या है? ठोस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और परिभाषा तुरंत याद होनी चाहिए। भाई हम जब इतने आराम से पढ़ा रहे हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या जाना? वे पदार्थ जिनका आकार, द्रव्यमान तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, तथा जिनके परमाणुओं, अणुओं या आयनों की नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। आपने समझ गए होंगे आप लोग कि आकार का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, और आयतन का मतलब क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और जान लेते हैं, आकृति, है ना। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर आकार क्या होता है और आकृति क्या होता है, तो दोनों में फर्क होता है बच्चों। ठीक है, आकार का मतलब होता है वो कितना बड़ा है या छोटा है। ठीक है, ओके, वो उसका आकार होता है, लेकिन आकृति उसकी बनावट कैसी है। जैसे ये बॉल है, बॉल गोलाकार है, तो जो गोलाकार है ना वो उसका आकार नहीं है, वो उसकी क्या है? आकृति है। हाँ, ये इतना बड़ा है, ये इसका क्या है? आकार है। ओके, जैसे ये पेन, ठीक है, ये इतना बड़ा है, वो उसका आकार है, लेकिन ये जो जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये उसकी क्या कहलाती है? आकृति, उसका शेप कहलाता है। ये भी आपको समझना है। ठीक है, तो आकृति और आकार में ये फर्क होता है। कोई बॉटल दे दिए तो बॉटल का आकार इतना बड़ा है, इतना छोटा, लेकिन उसका आकृति, हाँ, ये इस शेप में है या जैसा भी हो सकता है। ओके, तो हमने अभी फिलहाल क्या जाना? ठोस। और ठोस के कई सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा हीरा, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ अगर कोई चीज है तो वो क्या है? हीरा है। ठीक, और ये कार्बन का अपर रूप है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, अब हमने ये बातें जान ली है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोसों के लक्षण। जिन बच्चों को ठोस की परिभाषा समझ आ गई है वो ठोसों के लक्षण भी बहुत आसान भाषा में और आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, या जिनको लक्षण समझ आ जाएगा वो परिभाषा भी लिख सकता है ना। ऐसा नहीं है कि हम जैसे लिखें वैसे लिखना एकदम से जरूरी नहीं होता। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठोसों के लक्षणों की जब बात आती है बच्चों, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले इसका लक्षण है ये वाली बात, इनका द्रव्यमान, आयतन एवं आकार निश्चित होता है। इसको समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, क्योंकि अभी हमने परिभाषा में जाना था। चलो, उसके बाद इसमें देखिए, इनमें अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है, ये भी हमने बताया था। जो अणु परमाणु होते हैं वो एक नियमित क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अगला, ये अवयवी कण घनिष्ठ संकुलित अवस्था में होते हैं। घनिष्ठ संकुलित अवस्था का मतलब होता है बहुत पास पास, है ना। भाई ठोसों के जो कण होते हैं आपको पता है ना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, और पदार्थ की जब 3 अवस्थाएं होती है, सुनना ध्यान से, तो तीनों ही, है ना, परमाणु, अणु या आयनों से मिलकर बना होता है। और आपको पता है बच्चों कि ठोसों के कण जो होते हैं पास पास, उसके बाद द्रव का, और उसके बाद एयर का, है ना। वायु के पार्टिकल्स जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने के कारण ही हम वायु को आसानी से दबा सकते हैं। सोचो ना भाई, अगर वायु के पार्टिकल्स पास पास होते, एयर के पार्टिकल्स, उसके कण, तो हमें तो चलने में दिक्कत होती है। आप खुद ही सोच सकते हो,
हवा में चलना आसान है, मतलब एक प्रकार से पानी में थोड़ा सा दिक्कत। लेकिन अगर आपको सॉलिड में डाले जाए, भाई क्या आप कांच से आर पार गुजर सकते हो? क्या नहीं गुजर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। ये अवयवी कण, मतलब जो कण मौजूद होते हैं ना ठोसों में, घनिष्ठ संकुलित अवस्था, घनिष्ठ संकुलित मतलब बहुत ही सटीक पास पास होता है। इसको आप आसान भाषा में तीसरा वाला जो है ना, इसको आप ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी। ओके, क्यों हाई डेंसिटी? क्योंकि आपको पता है कि पार्टिकल्स पास पास है, और अगर पार्टिकल पास पास है तो भाई घनत्व ज्यादा होगा। ओके ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा जो लक्षण है बच्चों, ये अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। अब जो पार्टिकल्स होता है, जैसे कि NaCl में, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, तो ये जो होता है ना आपस में, मतलब ठोसों की बात कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं? प्रबल आकर्षण द्वारा, है ना? जैसे लोहा है, भाई लोहे को तोड़ना आसान होता है क्या? नहीं। क्यों आसान नहीं होता? क्योंकि लोहे के जो कण होते हैं एकदम सीक्वेंस में जुड़ा होता है, और साथ साथ दो जो कण होगा, मान लो ये लोहा है और ये लोहे के कण है, तो ये जो कण होंगे आपस में बहुत ही प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, और इन्हीं प्रबल आकर्षण बलों के कारण इनको तोड़ पाना संभव नहीं होता। ठीक है, तो ये भी गुण आप याद रखोगे, ये अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ठीक, अब अगला जो गुण है वो है ये दृढ़ होते हैं। भाई जब प्रबल आकर्षण बल से जुड़े तो भाई वो तो दृढ़ होगा ना, कठोर होगा ना। ठीक है, तथा इसमें असंपीडितता का भी गुण। असंपीडितता मतलब ठोसों को प्राय दबाया नहीं जा सकता, है ना? वो अलग बात है कि कई सारी चीजों को दबा सकते हैं, तो वो चीज आपको समझ आएगा उसके प्रकारों में। ठीक है, तो ये दृढ़ होते हैं मतलब ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, और इसमें असंपीड्यता मतलब संपीड्य मतलब जिसमें दबने का गुण होता है, और असंपीड्यता का मतलब होता है जिसे दबाया ना जा सके। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ठोस क्या होता है, ठोस के लक्षण क्या क्या है, और ठोस के एग्जाम्पल्स आप लिखिएगा। ओके, चलो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम पहले नोट कर लेते हैं किसको, उसके प्रकारों को, फिर उस पर चर्चा करेंगे। ओके, एक मिनट। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग ठोसों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ठोसों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमने जाना है ठोस के बारे में और ठोस के लक्षण के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हम जानने वाले हैं ठोसों के प्रकार। ठीक है, कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ठोसों के जब प्रकारों की बात आती है ना, तो ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की, पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, आइए जानते हैं सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है ना, क्रिस्टलीय ठोस, उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों जैसे परमाणुओं, अणुओं या आयनों का नियमित क्रम होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बात को समझिए, ध्यान समझना। ओके, आप सबको पता है बच्चों कि कोई भी ठोस रहे वो परमाणु, अणु या आयनों से मिलकर बना होगा। लेकिन बात को समझिए, अगर ठोस के अवयवी कण मतलब पार्टिकल्स जो है अगर कैसे क्रम में है, नियमित क्रम में है, तो ऐसे ठोस को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इसको मैं NaCl के स्ट्रक्चर से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए, मान लो ये नमक है, NaCl है, तो इसमें ये सोडियम होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर सोडियम होगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर Cl,
फिर उसके बाद Na+, फिर Cl। उसी प्रकार आगे और बढ़ सकते हैं, यहाँ Na+, Cl- और Na+। आप देख पा रहे हैं ध्यान से, सोडियम के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद सोडियम है ना। और अगर आप गौर से देखोगे तो सोडियम जो है इसको 4 क्लोरीन घेरा हुआ है। इस सीक्वेंस को जब आगे बढ़ाओगे आप तो पता चलेगा, जैसे यहाँ पे हम और कर सकते हैं ना Na+, तो हर एक क्लोरीन को 4 सोडियम घेरा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि NaCl में जो उनके पार्टिकल्स है, सोडियम और क्लोरीन आयन है, उनके अवयवी कण है, इनका सीक्वेंस कैसा है, बिल्कुल नियमित है ना। तो जब कोई भी ठोस है, ठोसों के जब पार्टिकल एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होता है ना, सीक्वेंस में व्यवस्थित होता है, तो इस तरीके के ठोस को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस। आई होप दोस्तों, आई होप बच्चों आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, बहुत अच्छा फील हो और मैं आप लोगों के लिए और बेहतर कर पाऊँ, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिए ताकि हर बच्चों के लिए क्या हो, फायदेमंद हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिया है, एक लिया है हीरा और एक लिया है NaCl। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अब आपको देखिए सेकेंड परिभाषा याद कैसे करना है। यहाँ पे मैंने कहा नियमित क्रम होता है, तो भाई उसमें नियमित क्रम नहीं होगा, ठीक है। नियमित क्रम नहीं होगा भाई, ठोस तो दोनों होगा, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स है उसका नियमित क्रम था और इसमें नियमित क्रम नहीं होगा। अगर मैं आपको ना बताऊं तो भी आप परिभाषा लिख सकते हो। कैसे बोलोगे, वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयनों का नियमित व्यवस्था या नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें बिखराव होगा। क्या होगा, बिखराव। मान लो ये कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ऐसे 2 गोले लिए, एक बड़ा गोला और एक छोटा गोला, और मतलब वहाँ पे 2 पार्टिकल्स है जिससे मिलकर के वो बना हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार रहेगा, ये बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, हो सकता है छोटा आ जाए, फिर यहाँ पे बड़ा छोटा बड़ा, यहाँ पे छोटा आ गया। मतलब जैसे आपने भीड़ देखा है, भीड़ देखा ना, भीड़ देखे होंगे या मेला देखे होंगे, तो मेले में कोई सीक्वेंस में रहता है क्या, बताओ, नहीं होता, कोई सीक्वेंस में नहीं चलते हैं। तो उस टाइप के है ना पार्टिकल यहाँ वहाँ एकदम से, मतलब नियम कायदे कानून में ही नहीं रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस दोनों हैं लेकिन इसमें नियमित व्यवस्था और इसमें नियमित व्यवस्था नहीं है, ओके। और इसके एग्जांपल्स है कांच, रबर, प्लास्टिक। कांच को देखोगे तो लगता है कि एकदम सॉलिड है, क्रिस्टली होगा, लेकिन उनके जो पार्टिकल्स है ना बच्चों, उनकी व्यवस्था नियमित ना होकर के कैसी होती है, अनियमित होता है, और इसीलिए वो किसके अंतर्गत आता है, अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है, ठीक। अब तक हमने क्या क्या जाना, हमने जाना बच्चों ठोस किसे कहते हैं, ठोस के क्या क्या लक्षण होते हैं और ठोसों के प्रकार। अब हमारा जो आज का जो अंतिम टॉपिक है वो है अंतर। किसमें अंतर, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है। हाँ तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं बहुत सारे आपको नॉलेज की बात बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से वाच कीजिएगा, ओके। चलिए क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर को बच्चों हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखेंगे और अंतर को कुछ इस प्रकार बताएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम तैयार किया है, पहला गुण के लिए, दूसरा क्रिस्टलीय ठोस के लिए और तीसरा अक्रिस्टलीय ठोस के लिए, ठीक है। 2 से 3 अंतर आप परिभाषा को देख करके भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर भी हम बिल्कुल सीक्वेंस में अच्छे समझेंगे और उन्हीं को नोट कीजिएगा, ओके। चलिए तो सबसे पहला गुण हम लोग लेते हैं ज्यामिति, ठीक। ज्यामिति का आशय है उनके पार्टिकलों की निश्चित या अनिश्चित व्यवस्था से, ठीक है। तो अभी हमने कहा था ज्यामिति के बारे में बहुत आसान तरीके से आप बता सकते हो
कि जो क्रिस्टलीन ठोस होता है उसमें क्या होता है, निश्चित ज्यामिति होती है ना। क्या होती है, निश्चित ज्यामिति। ठीक है, होता है कि नहीं होता, होता है ना भाई। सीक्वेंस बिल्कुल एक क्रम में होता है। ठीक, तो ज्यामिति कैसा होता है इसका, निश्चित ज्यामिति होता है, याद रखेंगे। और इसकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती। आप लोग बहुत अच्छे से लिखोगे। ठीक है, तो पहला अंदर समझ आ गया, क्रिस्टलीन ठोसों की निश्चित ज्यामिति होती है और क्रिस्टलीन ठोसों की निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। ओके, हाँ। चलो, दूसरा अंतर है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, गलनांक व क्वथनांक। फिर गलनांक और क्वथनांक का, गलनांक मतलब जिस ताप पर कोई वस्तु पिघलना स्टार्ट होता है वो उसका गलनांक होता है, और जिस ताप पर कोई वस्तु क्या, जिस ताप पर पिघलता है गलनांक, जिस ताप पर उबलता है वो क्या होता है, उसका क्वथनांक होता है। ठीक है, देखिए गलनांक और क्वथनांक की जब बात करते हैं तो क्रिस्टलीन ठोसों के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। मतलब ये फिक्स टेम्परेचर पर ही उबलते हैं या वाष्प में कन्वर्ट होता है। आपको पता है ना कि बर्फ जो होता है ना, बर्फ जो होता है या पानी जो होता है, समझाने के लिए वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है ना। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। तो वैसी वाली बात, मतलब जो क्रिस्टलीन ठोस होता है उसकी निश्चित होती है क्या चीज, गलनांक और क्वथनांक। लेकिन अक्रिस्टलीन ठोसों में ऐसा नहीं होता, तो ये क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसको मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, अनिश्चित होता है। इसको कैसे समझोगे, जैसे ये प्लास्टिक है ना, ये जैसे प्लास्टिक अभी हमने पढ़ते समय आपको बताया था कि प्लास्टिक जो है अक्रिस्टलीन ठोस के अंतर्गत आता है। सुनना बच्चों, है ना, जब आप प्लास्टिक को हीट करोगे, है ना, तो देखो इसमें 3 स्टेज आएगा। शुरू का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, पिघलता रहेगा, आगे पिघलने के लिए तैयार रहता है ना। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि एक साथ पिघल जाएगा, ये ऐसा नहीं होता। होता क्या है, कुछ पिघलता रहेगा, कुछ पिघलने के लिए रेडी रहेगा, तो हल्का हल्का प्रसार होगा। लेकिन ठोसों में ऐसा नहीं होता। ठोस जो होते हैं, जैसे उसको, मतलब क्रिस्टलीन ठोस जो होता है ना, उसको जैसे ही मान लो 100 डिग्री में उबलता है, तो 100 डिग्री अगर मिला तो तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में, या गल जाएगा। ओके, तो ये बातें होती है। लेकिन अक्रिस्टलीन ठोसों में ऐसा नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज है विदलन गुण। विदलन गुण का मतलब है जब आप ठोसों को काटोगे, क्रिस्टलीन ठोस को और अक्रिस्टलीन ठोस को, है ना, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। क्रिस्टलीन ठोसों को जब धारदार हथियार से काटा जाता है, आप अपने बुक में भी देखिएगा, तो इसमें ना स्पष्ट विदलन होता है। जैसे आप केक को काटोगे, तो केक को जैसे काटोगे तो बिल्कुल जैसे काटोगे वैसे ही चलता है ना चाकू, वैसे ही क्रिस्टलीन ठोसों में जो विदलन होता है वो स्पष्ट होता है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि इसमें पार्टिकल एक क्रम में होता है, लेकिन यहाँ पर क्रम में नहीं होता। ठीक है, तो आप अपने बुक में थोड़ा सा देखिएगा, उसमें बढ़िया सा चित्र भी दिखाया गया है ना। मतलब ऐसा कि अगर ये सॉलिड है, अगर ये क्रिस्टलीन ठोस हुआ तो काटोगे तो ये ऐसे, ये बिल्कुल फिक्स इससे बनेंगे। लेकिन अगर अक्रिस्टलीन ठोस है, आप चाकू तो यहाँ पे रखिए ऐसे, लेकिन ये ऐसा कर सकता है या ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं विदलन। विदलन मतलब हथियार से, किसी धारदार हथियार से, चाकू से काटने पर क्या होगा। तो इसमें विदलन स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, स्पष्ट विदलन। क्या लिखना है, स्पष्ट विदलन। लेकिन अक्रिस्टलीन ठोसों में क्या होता है, अस्पष्ट विदलन। मतलब आप जैसे काटते रहोगे ना, वैसा ही कटे, जरूरी नहीं है। ओके, एक बार और समझते हैं क्रिस्टलीन और अक्रिस्टलीन ठोसों में अंतर को। इसको हमने 3 कॉलम बनाया है बच्चों, गुण,
क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले ज्यामिति की बात किए तो निश्चित ज्यामिति होता है, इसकी निश्चित ज्यामिति नहीं होता। गलनांक और कथनांक इसका निश्चित होता है, इसका निश्चित नहीं होता। विदलन की बात की तो इसमें स्पष्ट विदलन होता है और इसमें अस्पष्ट विदलन या स्पष्ट विदलन नहीं होता। ठीक, चलो इनको मिटा देता हूँ, है ना। तो ये तीनों नोट कर लिए होंगे आप लोग। और बताते हैं, है ना, अंतर कितने अंतर पढ़ लिए, कितने अंतर पढ़े बताओ? 3 अंतर पढ़े हैं, है ना। चलिए चौथा अंतर बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वह चौथा मेरे नोट्स में चौथा ये वाला नहीं है, उसको बाद में बताएंगे, ठीक है। प्रकृति, प्रकृति में ध्यान सुनना, बहुत 2 चीजें लिखोगे। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, ये वास्तविक ठोस होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक ठोस, ठीक है, ये वास्तविक ठोस होते हैं। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसको आभासी ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आभासी ठोस। ध्यान सुनना, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, है ना, उनको रियल में ठोस माना जाता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों को रियल में ठोस नहीं माना जाता। ये दिखते ठोस टाइप का है, लेकिन ये रियल में ठोस इसको नहीं माना जाता, इसलिए इसको बोल देते हैं आभासी ठोस। तो आप चौथा अंतर ये भी लिख सकते हो, प्रकृति में क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वास्तव में ठोस होते हैं, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? आभासी ठोस। ठीक, हमने 4 अंतर पढ़ लिया। ठीक, अच्छा, उसके बाद 5वां अंतर है कणों की व्यवस्था। ठीक, क्या चीज? कणों की व्यवस्था। कणों की व्यवस्था इसमें क्या होती है देखिए, मैं आपको लिख देता हूं। दीर्घ परासी, इसकी कैसे होती है? दीर्घ परासी, है ना। लेकिन इसका कैसा होता है? लघु परासी। इसको भी मैं आपको समझा देता हूं कैसे, ध्यान से समझना, ठीक है। आप लोगों को पता है बच्चों, जब घर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? घर। तो जब ईंटों की जुड़ाई की जाती है एक नियमित क्रम में होता है, नियमित क्रम में जुड़ाई किया जाता है ना। तो आप खुद ही सोचो, जब किसी चीज को नियमित क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो उसका जो सीक्वेंस है, उसकी जो सीरीज है वो बहुत लंबा जाएगा, है ना। बात को समझो, आपके पास मान लो 10 ईंटें हैं और उन 10 ईंटों को आप एक क्रम में जमाओगे तो भाई बहुत लंबा जाएगा ना। लेकिन अगर आप उसको उबड़ खाबड़ कुछ भी व्यवस्थित करोगे तो क्या वो लंबे ऊंचाई तक जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो यही बात आई। आप सबको पता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में पार्टिकल्स की नियमित व्यवस्था होती है, और अगर नियमित व्यवस्था है तो भाई वो कैसा होगा? दीर्घपरासी, लंबे रेंज तक जाएगा। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो लंबे रेंज तक नहीं जा सकता, और इसलिए इसको क्या लिखे हैं? लघु परासी। ओके, चलिए उसके बाद हम एक और अंतर की बात करते हैं, जो कि है दैसिकता। क्या चीज है? दैसिकता, ठीक है। तो दैसिकता वाली जो बात है उसको मैं केवल यहाँ पे लिख देता हूं। इसको आप बुक से ढूंढोगे कि वो रियल में क्या है। नहीं समझ आएगा दैसिकता जो मैं लिखूंगा वो, तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो दैसिकता याद रखोगे आप लोग, ये विषम दैसिक होता है और ये वाला होता है समदैसिक, है ना। ये आपको, ये होमवर्क है, समझ लीजिए आपके लिए, ठीक है। दैसिकता मैंने क्या कहा? ये विषम दैसिक होता है और ये वाला क्या होता है? समदैसिक होता है, ठीक। हाँ, अब हम लोग जो 6 हो गया। अब मैं जो 7वां अंतर बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो शायद आपने आज तक सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या है, आइए जानते हैं, ठीक। तो इनको नोट्स बना लीजिएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो 7वां अंतर है वो है शीतलन वक्र।
शीतलन वक्र को ध्यान से समझिएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, पहले लिख देता हूं यहाँ पर, शीतलन वक्र जो प्राप्त होता है क्रिस्टलीय ठोसों का, ये सतत प्राप्त होता है। ठीक है, ये सतत होता है। क्या होता है? सतत होता है। और ये क्या होता है? सॉरी, ये ना असतत होता है और ये क्या होता है? सतत होता है। इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, ये असतत कैसे और ये सतत कैसे हुआ, समझाने के लिए मैं यहाँ पे वाटर को ले रहा हूँ एग्जाम्पल। हालांकि वाटर क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, फिर भी क्योंकि वाटर के बारे में हमें बहुत सारी बातें पता होती है कि उसका गलनांक, क्वथनांक, हिमांक क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान समझना है ना। मान लो ये एक ग्राफ है। ओके, और इस ग्राफ में इधर तापमान है, ध्यान से देखो। ठीक है, इधर मैंने क्या कहा? तापमान। और इधर हमने क्या लिखा? समय। ठीक, हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों और अक्रिस्टलीय ठोसों का एक इंपॉर्टेंट अंतर शीतलन वक्र का। इसमें मैंने लिखा असतत और इसमें क्या लिखा? सतत। ध्यान से सुनना। ओके, मान लीजिए वाटर है और पानी जो है फिलहाल 140 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, ये पानी। ओके, कितने डिग्री सेल्सियस पर है फिलहाल? 140, मतलब यही फिलहाल भाप के रूप में है। टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। ये हो गया 120, फिर हो गया 110, फिर हो गया 100। ये इस तरीके से। अब बात को समझो। पानी जब भाप रूप में था, मैंने शुरू में कहा कि ये 140 डिग्री सेल्सियस पर है, फिर वो कितना हो गया? 120, फिर कितना हो गया? 110, फिर कितना हो गया? 100। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है। क्या है वो बात? ध्यान से सुनना। ओके, भाप जो है 140 से उसका ताप कितना हुआ? 120। 120 से कितना हुआ? 110, और 110 से फिर क्या हुआ? 100। जैसे ही टेम्परेचर घटते घटते 100 डिग्री पे आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, क्या होगा पता है? ये कम और बिल्कुल नहीं होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर के टेम्परेचर जो है रुक जाएगा, कम बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? कब तक? ये बात को समझो। फिलहाल ये भाप रूप में था, 100 डिग्री पे जैसे ही आ गए, किसमें बदलना चालू हो जाएगा? जल में। किसमें? जल में। तो ऐसा होता है कि जब भाप का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वो पानी में बदलना चालू हो जाएगा। और सुनो बच्चों, ये जल जो है, जब तक पूरा का पूरा किसमें ना बदल जाए? जल में ना बदल जाए। मतलब ये जो टेम्परेचर है 100 डिग्री, वो स्थिर बना रहेगा, है ना। मतलब अवस्था परिवर्तित होते रहेगा, टेम्परेचर घटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हुआ, देखिए ये ऐसे घटा शुरू में, लेकिन अब यहाँ पे ठहर गया। कब तक ठहर रहेगा 100 में? जब तक पूरा का पूरा भाप जल में बदल ना जाए। जैसे ही जल में बदल जाएगा, फिर हो जाएगा 90, कम होते जाएगा, हो सकता है 50, फिर 10, फिर ये 0। तो ये ऐसे जो कर्व है फिर से घटते जाएगा, फिर 0 में आएगा तब क्या होगा? आप समझ पा रहे हैं? 0 में जब आएगा तो बर्फ बनना चालू हो जाएगा, फिर ये वक्र इस तरीके से हो जाएगा। कब तक? जब तक, तब तक ठहरा रहेगा जब तक पूरा का पूरा जल जो है कैसा? बर्फ में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं, पहले ग्राफ ऐसा आया वक्र, फिर ठहर गया, फिर ऐसा आया, फिर ठहर गया, है ना। तो ये सतत प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं भाई, सतत तो इस प्रकार को बोला जाता है ना। इसलिए शीतलन वक्र की जब बात करते हैं तो ये कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोसों में असतत होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है? सतत। क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें सारी प्रक्रियाएं एक साथ चलती रहती है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझिएगा और इनको तैयारी कीजिएगा। ठीक है, एक प्रयास करता हूँ अपनी तरफ से, हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ ना आती हो,
वो अलग बात है, ठीक है। पर भी मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ बच्चों, ताकि आपके लिए कुछ कर पाऊँ। हाँ, कहीं पे समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ भी सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आएगा तो आप दोबारा हम आपको नहीं समझाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा प्रयास है कि मैं जो भी करूँ आपके लिए बेहतर करूं, ताकि उसके अच्छे रिजल्ट आए। और इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा, वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, तो आज हमने क्या क्या बातें जानी। हमने जाना ठोस क्या होता है, ठोसों के कौन कौन से लक्षण हैं, उसके प्रकार और यंत्र। और ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे, जहां पर ही प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और नोट्स जो है मेरे हाथों में, ये जिनका भी व्हाट्सएप नंबर है मैं उनके पास सेंड कर दूंगा, और जिनके पास नहीं है वो हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा और एसएमएस कीजिएगा, हमसे थोड़ी सी बात कर लीजिएगा मैसेज के थ्रू, तो हम इसको फोटो खींच के आप तक पहुंचा देंगे। ओके बच्चों, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 83 19 78 54 89। ओके, ठीक है। फिर अंत में यही कहूंगा कि आप तो मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हो, कई बच्चे हैं जिनको इस तरीके के वीडियोस की जरूरत होती है ना, और उनको पता नहीं होने के कारण वो इन वीडियोस को वॉच नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आपके आसपास, आपके रिलेशन में जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको जरूरत है, उन तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने में कुछ भी चार्ज नहीं लगता, ठीक है, आप सबको पता है, ठीक। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम पुनः 3 से 4 टॉपिक्स को लेकर के बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक। खूब मेहनत कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।